हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का इस ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भूगोल। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी। भूगोल में सबसे पहला अध्याय है संसाधन संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास इनको कहते हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। चलिए हम जानेंगे कि संसाधन क्या है। देखिए, ऐसा वस्तु जो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उन्हें संसाधन कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करे वही संसाधन कहलाता है। तो हमारे पर्यावरण में जितने भी वस्तु हैं, यदि वो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं तो वो संसाधन कहलाएंगे। चलिए लिखते हैं, आप भी लिखते चलिए। हमारे पर्यावरण में उपस्थित उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो जिनका उपयोग, थोड़ा बहुत बोलने में इधर उधर हो जा रहा है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं। संसाधन कहलाता है। देखिए, हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं संसाधन कहलाता है। जितने भी वस्तु हैं, यदि उनका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में करें तो वो हमारे लिए संसाधन बन जाएंगी। पेन, कॉपी, ये सब क्या है? संसाधन है, क्योंकि इनका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कर रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, पेन और कॉपी के ही द्वारा तो पढ़ते लिखते हैं, तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। मोबाइल, साइकिल, कार या छोटे वाहन या बड़े वाहन पर देखेंगे, सब के सब क्या है? संसाधन है। घर भी एक संसाधन है। तो देखिए, तो पर्यावरण में मनुष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण करता है। देखिए, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग करना ही
प्रौद्योगिकी कहलाता है। यदि कोई वस्तु हम बना रहे हैं तो उस वस्तु को बनाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ज्ञान है, वो जो नया नया जानकारी है, वही हमारा प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो हम संसाधन में जैसे देखेंगे, जैसे कार, पेन, कॉपी, बहुत सारे वस्तु हैं। तो वनस्पत, पेड़ पौधे सब कुछ लिख सकते हैं, तब पूरा तो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हम आदि लिख देते हैं। आदि का मतलब होता है आगे बहुत सारे वस्तु उपस्थित हैं। देखिए, हमने संसाधन जाना, संसाधन होता क्या है, उसका उदाहरण जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे कि संसाधन की विशेषताएं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं संसाधन की विशेषताओं की ओर। तो हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तु हैं, यदि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो संसाधन कहलाएंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। यही तो हमारा मेहनत का गुरु दक्षिणा है, आप लोग जो देंगे लाइक और सब्सक्राइब। चलिए हम आगे चलते हैं संसाधन की विशेषताओं की ओर। चलिए हम संसाधन की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। संसाधन की विशेषताएं या लक्षण। ये पहला है कि संसाधन प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार की होती हैं। देखिए, संसाधन प्राकृतिक भी होता है तथा मानव निर्मित भी होता है। प्राकृतिक जिससे बात करें, जल हो गया, पत्थर हो गया, वनस्पति हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। हवा हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और मानव निर्मित की बात करते हैं, पेन, कॉपी, कार, साइकिल, मोबाइल, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन होते हैं। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं कि संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। सीमित मात्रा में पाए देखिए, हमारे पर्यावरण में जितने भी वस्तु हैं सब संसाधन नहीं है। संसाधन हम उसी वस्तु को कहेंगे जो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। अगर जो नहीं करता है तो संसाधन नहीं है, इसलिए सीमित मात्रा में होते हैं। अर्थात हर वस्तु को हम संसाधन नहीं कह सकते। तीसरा पॉइंट देखते हैं, संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी सहायता करती है तथा हमें सेवाएं भी प्रदान करती है।
देखिए तीसरा पॉइंट, संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी सहायता करती है तथा हमें सेवाएं भी प्रदान करती है। देखिए इस मार्कर को बनाने में हमें प्लास्टिक और इंक का जरूरत पड़ता है, तो प्लास्टिक और इंक सहायता कर रही हैं मार्कर को बनाने में। तो ऐसे ही एक वस्तु को बनाने में कोई दूसरा वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, किसी दूसरे वस्तु की जरूरत होती है, तब जाकर के हमें कोई वस्तु बनता है, कोई संसाधन बनती है। यानी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को बनाने में सहायता करती है। तो संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी सहायता करती है तथा हमें सेवाएं भी प्रदान करती है। चौथा है कि संसाधन को उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। हमें प्रयास करने पड़ते हैं। तो संसाधन को उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। बिना प्रयास का कोई संसाधन बनेगा ही नहीं, कोई वस्तु का निर्माण होगा नहीं, प्रयास तो करना पड़ेगा। पांचवा देखिए, विज्ञान और तकनीक में विकास के साथ साथ संसाधन की उपयोगिता बदलती रहती है। चलिए विशेषताएं हो गया, 5 बहुत हो गया कि विज्ञान और तकनीकी में विकास के साथ साथ संसाधन की उपयोगिता बदलती रहती है। विज्ञान में अलग अलग प्रकार से संसाधन का उपयोग हो सकता है, ऐसे तकनीक में भी अलग अलग तरीके से संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे तकनीक में हम उद्योग में देखिए, उद्योग में अलग अलग प्रकार से संसाधन की उपयोगिता होती है, जैसे विज्ञान में भी अलग अलग तरीके से संसाधन का उपयोग होता है। तो ये 5 पॉइंट संसाधन की विशेषताएं हो गई, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला है संसाधन प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों प्रकार की होती हैं। संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी सहायता करती है तथा हमें सेवाएं भी प्रदान करती है। चौथा है कि संसाधन को उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। पांचवा पॉइंट है कि विज्ञान और तकनीक में विकास के साथ साथ संसाधन की उपयोगिता बदलती रहती है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि संसाधन की वर्गीकरण। अब हम आगे चलते हैं संसाधन की वर्गीकरण की तरफ, इरेज कर देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार ये जानेंगे। हम जानेंगे संसाधन के वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण में पढ़ेंगे, पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के
प्रकार। ये पहला है, वर्गीकरण का पहला। तो इस उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। देखिए, जैव का मतलब जीवित, तो ऐसा संसाधन या वे संसाधन जो जीवित पदार्थों से मिलते हों उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, प्राणी हो गया, वनस्पति हो गया, ये सब क्या है, जैव संसाधन होते हैं। अब अजैव की बात करते हैं तो वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हों, वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे निर्जीव में पेन, कापी, ये बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ये सब क्या है, निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं, तो ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग लिखते हैं जैव संसाधन में वे संसाधन, वे संसाधन जो जीवित पदार्थों से मिलते हैं, जो जीवित पदार्थों से, जो जीवित पदार्थों से मिलते हैं, मिलते हैं, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त हो, जीवित पदार्थों से प्राप्त हो, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य, मनुष्य जीवित पदार्थों से ही तो मिलते हैं, जीवित लोगों से ही तो प्राप्त होते हैं। एक मनुष्य जीवित पदार्थों से ही मिलते हैं, निर्जीव से तो प्राप्त होते ही नहीं है। अगला है जानवर, जानवर भी निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, वनस्पति भी निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं। ये सब क्या है, जैव संसाधन आदि। तो मनुष्य, जानवर और वनस्पति ये सब जैव संसाधन के उदाहरण हैं। अगला हम देखेंगे अजैव संसाधन। तो उसी प्रकार वे संसाधन, वे संसाधन जो जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहते। देखिए, ऐसा संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिले उन्हें क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। जैसे 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 पेन, कापी, ये सब क्या है, अजैव संसाधन। और जल हो गया, हवा हो गया आदि, ये सब अजैव संसाधन होते हैं। तो वे पदार्थ जो जीवित जीवित यानी वे संसाधन जो जीवित पदार्थों से मिलते हैं उन्हें जैव संसाधन, और वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे, दूसरा पॉइंट है वर्गीकरण में कि समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। बता लीजिए, इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं। अगला है दूसरा कि समाप्यता, समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार,
संसाधन के प्रकार। देखिए ये भी दो प्रकार का होता है, समाप्तता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार का होता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी ऐसा संसाधन जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता हो, जिनका उपयोग हम बार बार कर सके, ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा आदि। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात जिनका उपयोग हम बार बार कर सके, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा। आगे चलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक उसी प्रकार वे संसाधन जिन्हें किसी भी प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, धातु आदि। देखिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब का अगर एक बार उपयोग कर लिया जाए तो दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात बार बार हम उपयोग नहीं कर सकते हैं इसको।
तो वे सब क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जिनका उपयोग हम बार बार करते हैं वो नवीकरणीय संसाधन, जिनका उपयोग हम बार बार नहीं करते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर आप कॉपी और पेन के साथ बैठे हैं और नोट भी करते रहेंगे तो आपको अच्छा समझ में भी आएगा और आपको तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, इरेज करते हैं। संसाधन के वर्गीकरण में तीसरा पॉइंट है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार होता है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ये भी चार प्रकार होता है। ये पहला व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन नीचे लिख देते हैं संसाधन को, क्योंकि चार लिखना है। व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये चौथा हो गया। चलिए हम बारी बारी से जानेंगे। पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो वे संसाधन जिनका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, वे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। देखिए वे संसाधन जिनका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसान की जमीन, घर, मोटरसाइकिल, मोबाइल, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। किसी निजी व्यक्ति के पास स्वामित्व होता है इन सब का, यानी इनका मालिक कोई व्यक्ति होता है। जैसे किसान का जमीन, तो जमीन का मालिक किसान होगा। मोबाइल का मालिक जो मोबाइल लिया होगा वो मोबाइल का मालिक होगा, मोबाइल का स्वामी होगा। तो स्वामित्व तो मतलब स्वामी, मालिक, ये होता है, यानी अधिकार, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो उस पर, तो क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन होगा। जैसे किसान की जमीन और
घर, मोबाइल ये सब व्यक्तिगत संसाधन है आदि। ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। तो जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे किसान की जमीन, मोबाइल आदि। आगे चलते हैं। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास हो। समुदाय या समाज के पास होता है उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए तालाब हो गया, नहर हो गया, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन होते हैं। हाँ, शमशान हो गया, पिकनिक हो गया, पार्क हो गया, ये सब सामुदायिक संसाधन होते हैं। अर्थात उस पर सब व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। तालाब के पास, तालाब गवर्नमेंट की होती है भैया, उस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। पार्क हो गया, पार्क में देखिए सुबह शाम देखिए बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, तो इसमें हर व्यक्ति मिलेंगे, तो कोई किसी को रोकता नहीं है, किसी व्यक्ति का हो, किसी निजी व्यक्ति का हो, मना कर दे नहीं। तो ये सामुदायिक संसाधन होते हैं। तो वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे तालाब, पार्क हो गया, पिकनिक, ये सब सामुदायिक संसाधन होते हैं। आदि यानी और भी हो सकते हैं आदि। देखिए यहाँ पर जगह नहीं बचा हुआ है, तो ये दो हम इनको हटाने के बाद देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। इरेज कर देते हैं इन्हें। देखिए आप लोगों के कॉपी में अगर जगह बचा है तो आप लोग इसके नीचे ही लिखिए, लेकिन हमारे बोर्ड में जगह नहीं बचा है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। चलिए हटा देते हैं इसको। देखिए राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होती है, राष्ट्र के पास होती है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, सड़क का जो मालिक होते हैं राष्ट्र के पास होता है सड़क, यानी इनका स्वामित्व राष्ट्र होता है। रेलवे, अब रेलवे किसी निजी व्यक्ति का तो होगा नहीं,
समुदाय का होगा नहीं, उसका जो स्वामित्व होते हैं राष्ट्र यानी राष्ट्रीय लोग होते हैं। तो वे संसाधन जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होती है उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, रेलवे, नहर, ये सब राष्ट्रीय संसाधन हैं आदि। अब आगे चलेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इनको हटा देते हैं क्योंकि आगे, चलिए हम इसी में लिख देते हैं, आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है, वे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चलिए, ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार हो गया। आगे हम चलेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा होता है या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी कह सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास, दोनों सही है। देखिए, ये अभी हम इसको हटाने के बाद और अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि नीचे जगह कम बचा है तो इसलिए हटा देते हैं। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं, इनको भी इरेज कर देते हैं, इसको समझेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास यानी हम इसको कैसे समझ सकते हैं, आप जानते हैं कि ये क्या है हमारा, ये भारत है, भारत का दक्षिण वाला एरिया है, इसको पश्चिमी तट कहते हैं, इनको पूर्वी तट कहते हैं। यहाँ पर अरब सागर होता है, अरब सागर होता है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी होती है, बंगाल की खाड़ी। देखिए, ये पश्चिमी तट रेखा है, ये पूर्वी तट रेखा है। हम मान चलते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, तो इधर पानी है, इधर भी पानी है, यानी समुद्र। देखिए, 200 समुद्री मील, ये इसका जो दूरी है 200 समुद्री मील, समुद्री मील है। समुद्र की जो दूरियां है वो समुद्री मील में मापा जाता है या नॉटिकल मील में मापते हैं।
तो 200 यानी कोई भी देश अपने तट रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी तक ही अपना नियंत्रण रख सकता है। उसके आगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, यानी उसके आगे जितने भी एरिया होंगे पूरे एरिया पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होगा। इधर भी वही प्रक्रिया होती है, 200 समुद्री मील तक की ही अपना नियंत्रण रख सकता है और बाकी दूरियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होती है नियंत्रण। अगर इधर की बात करें तो ये पूर्वी तट से 200 समुद्री मील तक की दूरी, पश्चिमी तट से भी 200 समुद्री मील तक की दूरी तक ही भारत अपना नियंत्रण रख सकता है। बाकी दूरियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होती है। तो समुद्र में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं सब पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, लेकिन 200 समुद्री मील तक की दूरी पर ये भारतीय तटरेखा का होगा, यानी पश्चिमी तटरेखा का नियंत्रण होगा, आगे नहीं कर सकता है। अगर आगे करना भी चाहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेना पड़ता है। चलिए वर्गीकरण में हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। देखिए विकास के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार का होता है। पहला देखते हैं, देखिए पहला संभावी संसाधन, संभावीय संसाधन। दूसरा विकसित संसाधन। तीसरा है भंडार। तीसरा क्या है? भंडार संसाधन। चौथा है संचित कोष, संचित कोष संसाधन। तो विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। चलिए इसको देखेंगे। संभावी संसाधन क्या होता है? कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है परंतु भविष्य में उनकी उपयोग की संभावना रहती है। तो ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है परंतु भविष्य में उनकी उपयोग की संभावना है। ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की जो उपयोगिता है बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हो रही है, लेकिन उनकी उपयोगिता भविष्य में है। भविष्य की संभावना है कि भविष्य में उनकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। संभावी मतलब क्या होता है? संभावना, यानी भविष्य में संभावना है, उपयोग होने की संभावना है लेकिन वर्तमान में ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं। देखिए यहाँ पर हम चारों को दिखाएंगे तो बहुत ही कम जगह बचा हुआ है, तो 2 दिखा देते हैं, 2 को हम अलग से दिखाएंगे हटाकर। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग
जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, परंतु भविष्य में उनकी उपयोग की संभावना है। उनकी उपयोग की संभावना है। उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे गुजरात तथा राजस्थान में, जैसे गुजरात तथा राजस्थान में उपस्थित पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उपलब्ध पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। देखिए राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। अच्छे से सौर ऊर्जा का उपयोग हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, वर्तमान में नहीं किया जा रहा है उनका उपयोग, लेकिन भविष्य में उनकी संभावना है कि भविष्य में हो सकती है। ऐसे गुजरात में भी है कि भविष्य में उनकी संभावना बनी रहती है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की उपयोगिता हो सकती है, इनकी उपयोग हो सकती है भविष्य में, लेकिन वर्तमान में अभी नहीं हो रहा है, ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। अब हम चलेंगे विकसित संसाधन। देखिए विकसित संसाधन क्या होता है? यह संसाधन जिसका सर्वेक्षण, यानी वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनका सर्वे किया जा चुका है और उनके उपयोगिता की गुणवत्ता, यानी उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब के जो संसाधन है इनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। पेट्रोल का सर्वेक्षण किया जा चुका है, डीजल का सर्वेक्षण किया जा चुका है। ये सब क्या कहलाएंगे? विकसित संसाधन कहलाएंगे। वह संसाधन, लिखेंगे, देखते रहिएगा, वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है या जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इसे भी लिख सकते हैं, जिसका सर्वेक्षण यानी सर्वे किया जा चुका है, किया जा चुका है। वह संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और उनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो। निर्धारित की जा चुकी हो, निर्धारित की जा चुकी हो। तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन को विकसित
संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, देखिए पेट्रोल का सर्वेक्षण किया जा चुका है, डीजल का सर्वेक्षण किया जा चुका है। पेट्रोल, कोयला, कोयला ये सब क्या है भैया? विकसित संसाधन है, अर्थात इनका सर्वे किया जा चुका है, इन सब का विकास हो चुका है, इनको पता लगाया जा चुका है, तो ये सब विकसित संसाधन कहते हैं। चलिए यहाँ 2 पॉइंट और बचा है, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे, इनको नोट कर लीजिए आप लोग, तब इनको हटाकर पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठे रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। चलिए हटाते हैं। अगर आप लोगों को कॉपी में जगह है तो आप नीचे लिखिएगा, नहीं है तो हमारे तरह जैसे लिख रहे हैं वैसे आप में लिखते रहिए। चलिए अगला पॉइंट क्या है? पहला संभावी, फिर विकसित, अगला क्या है? भंडार। क्या है? भंडार। देखिए भंडार को भी समझानेंगे कि भंडार क्या होती है। देखिए ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु भैया यहाँ पर परंतु है। देखिए परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में, परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में पहुंच से बाहर है। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु टेक्नोलॉजी की बाहर है, टेक्नोलॉजी से बाहर हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी का अभी उपयोग नहीं किया जा चुका है कि हमें उनका प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें हम लोग। जैसे आप जल में जानते हैं कि जल हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और हाइड्रोजन गैस जो होता है बहुत अच्छा ईंधन का काम कर सकता है। हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा ईंधन पाया जाता है, लेकिन जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे? भंडार संसाधन। यानी हमारे पास है लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अभी नहीं हुआ है, ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हुआ है कि हम लोग उसका उपयोग कर सकें अच्छे से, होते हुए भी हम उनकी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे पास जल बहुत पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं किया जा सकता है अभी, तो इन्हें बोलेंगे भंडार। यानी भंडार है लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन ऐसे संसाधन ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हूँ, पूर्ति कर सकते हूँ, पूर्ति कर सकते हूँ, परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में, टेक्नोलॉजी के अभाव में पहुंच से बाहर है। अब बताइए हमारे पास उसका भंडार है लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे संसाधन को बोलेंगे भंडार संसाधन। यानी उपस्थित होते हुए भी
उनका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा संसाधन या ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो, परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में पहुंच से बाहर हैं। तो ऐसे संसाधन को हम बोलेंगे भंडार संसाधन। जैसे देखिए, जैसे हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस। देखिए, हाइड्रोजन ईंधन जैसे हाइड्रोजन ईंधन, ऑक्सीजन, ईंधन। देखिए क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आदि। देखिए इन सब का भंडार है, यानी हमारे पास पानी का भंडार है बहुत ज्यादा। हमारे पृथ्वी पर जल का भंडार है भैया, लेकिन जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करने की टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है कि जल से हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए, ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है, तो इनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहा है ना कि ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो, परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में पहुंच से बाहर है, तो ऐसे संसाधन को हम भंडार संसाधन कहते हैं। चलिए हटाते हैं, अगला हम इनके बाद देखेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, एक और बचा है। चलिए अब हम जानेंगे संचित कोश संसाधन। संचित के अंतिम है कोश संसाधन। देखेंगे कि यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे देखिए, ये जो संचित कोश संसाधन है, ये भंडार का ही हिस्सा होते हैं, जिन्हें उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। तो ऐसे संसाधन को हम संचित कोश संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, नदियों से या बांधों से विद्युत पैदा करने की प्रयुक्ति है, लेकिन इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे नदियों के जल से, नदियों तथा बांधों के जल से विद्युत पैदा करने की प्रयुक्ति है, परंतु इनका उपयोग आरंभ नहीं
हुआ है, यानी बहुत कम मात्रा में कर सकते हैं। हर जगह नदियों और बांधों के जल से विद्युत पैदा नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं हो भी रहा है तो बहुत बहुत ही कम मात्रा में। तो ऐसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे संचित कोश संसाधन। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास हम अगले दिन देखेंगे। और आप लोग जब भी पढ़िए कॉपी और पेन के साथ पढ़िए और लिखते भी रहिए। इससे क्या होता है, आपका जो माइंड है किसी एक पॉइंट पर केंद्रित होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए, अगर हमारी मेहनत को आप देख ही रहे हैं कि पूरा प्रयास कर रहे हैं समझाने का कि आपको ऐसा कोई पॉइंट ना हो कि जो कि समझ में नहीं आए, तो आप लोगों से यही गुरु दक्षिणा के रूप में मिलेंगे कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए।